जी, आवाज आ रही है सबको? ठीक है। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था नर्स्ट इक्वेशन, उसके हम आज सीआई के क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप उसको समझ सकेंगे कैसे क्वेश्चंस उस पे आ रहे हैं। चलें, ये सबसे पहला एक क्वेश्चन है पार्ट 4। ये मैं अब आपको बता रहा हूँ ये कैसे आपने solve करना है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन के शुरू में ये देखें कि आपको कहा गया है कि आपको सेल पोटेंशियल निकालना है कॉपर 2+ और कॉपर और आयरन 2+ और आयरन का। तो आप डेटा बुकलेट में जाकर ये दो रिएक्शंस ढूंढेंगे पहले। कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवर्सिबली फॉर्मिंग कॉपर, इसकी ई नॉट वैल्यू आपको मिलेगी 0.34 वोल्ट्स। और फिर आप एक रिएक्शन देखेंगे आयरन 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवर्सिबली फॉर्म्स आयरन, और इसकी वैल्यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज -0.44 वोल्ट्स। ठीक है, इन दोनों को मैं आपको कंफर्म करवा रहा हूँ अभी डेटा बुकलेट से कि इनकी वैल्यू एक्चुअली क्या है। अच्छा जी। ये देखें, सबसे पहले तो इक्वेशन ये रही एक, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ तो आपको दिखेगी ये रही इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गई है। ठीक है, और ये रही इक्वेशन नंबर 1, ये रही इक्वेशन नंबर 1। तो एक की वैल्यू +0.34 और एक की -0.44 है। तो ऑब्वियसली अगर आप ई नॉट सेल निकालेंगे इसका, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो दैट इज 0.34, क्योंकि उसमें रिडक्शन होगी, माइनस 0.44, जिसमें ऑक्सीडेशन होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका ई नॉट सेल आएगा 0.78 वोल्ट्स। ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है बेटा कि ई नॉट सेल कैसे निकाला है मैंने? पहले जरा चैट में लिख दें तो फिर आगे बढ़ें। ठीक है, सो अब हम क्वेश्चन का बाकी का आगे का पार्ट देखेंगे, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है, पार्ट 4। पार्ट 4 में वो आपसे पूछ रहा है कि predict the size of overall cell potential would change if at all as the concentration of solution C is increased। तो पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा सॉल्यूशन सी क्या है। कह रहे हैं सॉल्यूशन सी की अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो ओवरऑल सेल पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप ऊपर जाके देखते हैं तो इन्होंने कुछ मेंशन ही नहीं किया हुआ कि सॉल्यूशन सी क्या है, पर जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से जिस सब्सटेंस में रिडक्शन होना चाहिए, जैसे आपको पता है कि इसकी ज़्यादा वैल्यू पॉजिटिव है तो उसमें रिडक्शन होना चाहिए, जिसकी वैल्यू कम पॉजिटिव उसमें ऑक्सीडेशन होना चाहिए।
तो जिसमें रिडक्शन होना चाहिए दैट शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द वोल्ट मीटर। तो मेरे हिसाब से ये जो डी है दैट शुड बी कॉपर 2+, क्योंकि इस राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड के अंदर रिडक्शन होना चाहिए। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है। पर इन्होंने जो पीछे मार्किंग स्कीम में आंसर दिया ना, वो उन्होंने दो ऑप्शंस दिए हैं। एक केस 1 दिया हुआ है जिसमें स्टूडेंट राइट हैंड साइड वाले में कॉपर रखे और लेफ्ट हैंड साइड में इसको आयरन 2+ समझे। एक ऐसे स्टूडेंट के लिए दिया हुआ है और एक इसके अपोजिट स्टूडेंट के लिए दिया हुआ है कि जिसने ऐसा ना किया हो। दोबारा से सुने बेटा, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट वुड हैपन अगर आप सी की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, सी की जो भी सी है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो यहाँ जो आपके पास ई नॉट सेल आ रहा है, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये है ई सेल, इस पे क्या असर पड़ेगा, इसकी नई वैल्यू क्या हो जाएगी अगर आप सी की वैल्यू बढ़ाते हैं। तो आपके पास दो केस हैं। केस नंबर 1 के सी इज आयरन 2+, इसको कैसे सॉल्व करना है। और एक ऐसा स्टूडेंट जिसने सी को कॉपर 2+ अज्यूम किया था। दोनों को मार्किंग स्कीम में मार्क्स मिले हुए हैं, पर दोनों का आंसर अपोजिट आएगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो स्टूडेंट को नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगी। सबसे पहले स्टूडेंट बोलेगा ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू ई नॉट। तो आयरन की जो ई नॉट है वो -0.44 है, प्लस 0.059 ओवर आयरन वाले रिएक्शन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, लॉग ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इज आयरन 2+, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इज आयरन 2+। तो मैंने आपको बताया था कि कल आपको बताया था कि ई इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है ई इलेक्ट्रोड is directly proportional to the concentration of iron 2+। तो अगर आप आयरन 2+ की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ई इलेक्ट्रोड बढ़ जाएगा, ई इलेक्ट्रोड बढ़ेगा आपका, ठीक है। अगर स्टूडेंट केस 2 की बात करें जिसमें स्टूडेंट ने कॉपर को सी कंसिडर किया हुआ था, तो उसमें उसकी इक्वेशन हो जाएगी ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू 0.34 प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर भी उसका एनालिसिस यही होगा कि ई इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+, ठीक है। पहले तो ये बात बताएं, दोनों बातें समझ में आई कि ये मैं दो केस क्यों बनाए। और फिर अगर केस 1 में भी स्टूडेंट आयरन 2+ लेता है तो भी ई इलेक्ट्रोड इंक्रीज होता है, और कॉपर 2+ लेता है तो भी ई इलेक्ट्रोड इंक्रीज होता है। यहाँ तक बात समझ में आई तो फिर मैं आगे कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा। अच्छा जी, सो अब यहाँ से आगे क्या आपके पास ऑप्शन बनते हैं, तो ये देखें। मैं ये एरिया थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ वर्किंग करनी है। मैं इस जगह पे आपको पूरा सिनेरियो समझा रहा हूँ, ठीक है। आप जरा अटेंटिव रहिए यहाँ पे। केस 1, केस 1 में आपने कंक्लूड कर दिया है कि आयरन 2+ को बढ़ाने से, आयरन 2+ की कंसंट्रेशन बढ़ाने से आपकी ई इलेक्ट्रोड बढ़ जाएगा, ई इलेक्ट्रोड भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल, नई वैल्यू जो है वो इंक्रीज करें जरा।
अगर पुरानी वैल्यू ई नॉट जो थी वो -0.44 थी, तो ई जो होगी वो कितनी हो जाएगी? इंक्रीज करें इसको। इंक्रीज का मतलब है -0.43, ये इंक्रीज हो गई है, वैल्यू बढ़ गई है। -0.44 से -0.43 इज एन इंक्रीज। ये न्यू वैल्यू है आपकी, दिस इज योर न्यू वैल्यू, इसके आगे न्यू लिख रहा हूँ। ये बात समझ में आई सबको? अब आप ई नॉट सेल इमेजिन करें। ई सेल, सॉरी ई नॉट तो नहीं आएगा, अब ई सेल आएगा। अब ई सेल कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपने कॉपर को नहीं छेड़ा है अभी, आपने इमेजिन किया है कि सी जो है वो आयरन 2 है, केस 1 वाला स्टूडेंट। तो वो कहेगा कि 0.34 तो अपनी जगह फिक्स रहा, नई वैल्यू जो है वो -0.43 है। उसका ई सेल कितना आ रहा है? उसका ई सेल आ रहा है 0.77 वोल्ट्स, जो कि पिछले वाले ई सेल से कंपैरेटिवली क्या हो गया है? लोअर। तो केस 1 वाला जो स्टूडेंट है उसका आंसर होना चाहिए कि ई सेल रिड्यूस हो जाएगा, केस 1। केस 2 वाला जो स्टूडेंट है जिसने कहा है कि जी सी कॉपर है और आपने कॉपर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है, तो उससे ई इलेक्ट्रोड इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब हम ई इलेक्ट्रोड को इंक्रीज करते हैं। याद रहे कि ई नॉट जो था वो 0.34 वोल्ट्स था, तो नई वैल्यू को इंक्रीज करना है। नई वैल्यू इससे ज्यादा इंक्रीज में फर्ज करें +0.35 हो गई, बढ़ा दी मैंने। अब इससे क्या असर पड़ा ई सेल पे? अब ई सेल क्या 0.35 माइनस 0.44, क्योंकि अब 0.44 चेंज नहीं हुआ होगा, तो नई वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? 0.79 आ रही है, 0.79 वोल्ट्स, जो कि इस वैल्यू के मुकाबले में हायर है। ठीक है, जो कि इस वैल्यू के मुकाबले में पहले से ज्यादा है। सो इट डिपेंड्स कि अगर आपने इस क्वेश्चन में केस 2 सिलेक्ट किया था या केस 1, एक में आंसर हायर आ रहा है, एक में आंसर लोअर आ रहा है। ठीक है, अगर आपने सी की कंसेंट्रेशन बढ़ाई है। ये बात समझ में आ रही है बेटा सबको? ये जरा वर्किंग कॉपी कर लें अपने पास, और कोई पूछना है बात तो माइक अनम्यूट करके पूछ लें। सर ये पूछना था कि इलेक्ट्रॉन तो लूज होते हैं ना, इसमें गेन होते हैं रिडक्शन में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो लूज हो रहे हैं ना कॉपर के। कहाँ पर बेटा? ये स्टेप 1 में आपने जो लिखा हुआ राइट साइड पे। जी, कॉपर में रिडक्शन हो रही है, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल बना रहे हैं। और पार्ट 2 में भी सर ये जो है ना, ये भी गेन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। पार्ट 2 में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं क्योंकि वो रिवर्स आ रहा है, उसमें आयरन आयरन 2 बन रहा है। पार्ट 1 को आप इस तरह पढ़ेंगे, पार्ट 1 को आप इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे, और पार्ट 2 को आप इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में आप रिडक्शन होगी, पार्ट 2 में ऑक्सीडेशन होगी। किसी और का कोई सवाल? ये क्लियर है बेटा? मिटा दूं, आगे बढ़े? कॉपी कर लिया इसको तो जरा लिख बता दें मुझे, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। बशीर भाई कॉपी कर रहे हैं।
आई थिंक कॉपी कर लिया सबने, राइट? तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा और कोई क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो इसकी मार्किंग स्कीम देख लें। मार्किंग स्कीम ने कहा हुआ है कि अगर इफ सी इज आयरन 2 और जैसे सी बढ़ जाता है और एन एस सी इंक्रीजेज, यानी कि आयरन 2 इंक्रीज होता है, तो जो ई है वो भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल सेल पोटेंशियल कम हो जाएगा। पर अगर सी आयरन कॉपर 2 है और सी इंक्रीज होता है, तो कॉपर के इंक्रीज होने से भी उसकी वैल्यू बढ़ेगी, पॉजिटिव होगी, जिससे ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगी। और मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूफ किया कि ऐसा क्यों होगा। ठीक है, या तो आपका एक्सप्लेनेशन ये 2 पॉइंट्स होंगे, या और आपकी एक्सप्लेनेशन ये 2 पॉइंट्स होंगे। डिपेंड करता है कि आपने सी क्या कंसिडर किया है। वैसे सी ये कंसिडर होना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कॉपर। मार्किंग स्कीम देख लें सही से। चलिए चलें आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसा सवाल जो नर्स्ट इक्वेशन पे आया हो, मैं वो ढूंढ रहा हूँ। ये बाकी सारे सवालात अब आप करना शुरू कर दें इस चैप्टर के। ठीक है, ये इन्होंने पूछा हुआ है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ई नॉट एंड ई नॉट सेल। ये मैंने एक जगह किया है क्वेश्चन। ठीक है, इस सवाल को अब हम समझते हैं। अटेंटिव रहिएगा बेटा इसमें। इन्होंने इसमें कहा हुआ है कि सबसे पहले तो इसका ई नॉट सेल निकालें। ई नॉट सेल निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ इक्वेशन के, इलेक्ट्रॉन इस तरफ इक्वेशन के। ये तो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन लिखी हुई है, ये इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन लिखी हुई है। हमें डाटा बुकलेट में ये इक्वेशन तो मिल जाएगी, ये इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन ये नहीं मिलेगी। ये ऑक्सीडेशन की टर्म में लिखी हुई है, हमें रिवर्स फॉर्म में मिलेगी। मतलब डाटा बुकलेट में ये इक्वेशन आपको ऐसे दिखेगी। इसके रिएक्टेंट आपको प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे और प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे देखेंगे। ये ऐसे दिखना चाहिए, H2O plus 2E reversibly forming H2 plus 2OH negative। ये यूं दिखना चाहिए डाटा बुकलेट में। ठीक है, ये पहली वाली इक्वेशन की बात हो रही है, लेफ्ट हैंड वाली की। तो आए दोनों इक्वेशंस ढूंढते हैं डाटा बुकलेट में। पहली इक्वेशन पहले यही वाली देख लेते हैं जो उसने लेफ्ट हैंड साइड पे H2 होना चाहिए और राइट हैंड साइड पे H2 और ये रही इक्वेशन, ये मिल गई। मैं इसको जरा सर्कल कर लूं, ये रही। इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू है -0.83 वोल्ट्स। ठीक है, दूसरी इक्वेशन जरा मैं पहले वहां से यहाँ कॉपी कर लूं, क्योंकि स्क्रीन फिर वहां पे शिफ्ट नहीं होती है। सब चीजों को मिटा दूं जरा मैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ दोबारा। दूसरी इक्वेशन हमारी ये है, ऑक्सीजन प्लस 2H2O प्लस 4E फॉर्म्स 4OH नेगेटिव। एक इक्वेशन हमारी ये है, हमें ये ढूंढनी है। इसके लिए हम ऑक्सीजन ढूंढते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कहाँ है, ये दी इक्वेशन। ऑक्सीजन प्लस 2H2O प्लस 4E, ये दी इक्वेशन। इसकी वैल्यू है +0.40। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसके अंदर रिडक्शन होगी और इस वाली के अंदर ऑक्सीडेशन होगी, तभी उन्होंने उसको रिवर्स करके भी लिखा हुआ है।
अब हमें क्योंकि ई नॉट सेल निकालना है पहले पार्ट में, तो हम ई नॉट सेल निकालते वक्त लिखेंगे रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। तो ये आपका आंसर आएगा 1.23 वोल्ट्स। 1.23 वोल्ट्स आपका आंसर आ जाएगा ई नॉट सेल। यहां तक समझ में आया बेटा ई नॉट सेल कैसे निकाला है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें पहले, और समझ में आ गया तो बता दें ताकि आगे बढ़ें। सर डेटा बुकलेट में प्लस 0.83 दिया हुआ था, आपने इसको इन्वर्स किया ना? प्लस तो नहीं दिया हुआ था, माइनस था। प्लस था। डायरेक्शन चेंज हुई है ना, तो हम प्लस से माइनस कर सकते हैं। भाई माइनस था, ये रहा। सर तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो कर सकते हैं क्या इसको प्लस? नहीं आपने नहीं करना है, आपने उसका रिडक्शन पोटेंशियली यूज करना है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में आपसे आगे पूछा है कि ये बताएं कि अगर आप लेफ्ट हैंड वाले इलेक्ट्रोड डायरेक्शन में और राइट हैंड वाले इलेक्ट्रोड डायरेक्शन में दोनों में OH को बढ़ा दें, OH को इंक्रीज कर दें, तो उनकी वैल्यूज पे क्या असर पड़ेगा? ठीक है, उनकी वैल्यूज पे क्या असर पड़ेगा? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड रिएक्शन कौन सा था और राइट हैंड इलेक्ट्रोड रिएक्शन कौन सा था। लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड रिएक्शन आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये जिसके आगे मैं 1 लिख रहा हूँ, और इक्वेशन नंबर 2 जो है ना 2, ये आपकी राइट हैंड है। ये देखें, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। तो मैं जरा नर्स्ट इक्वेशन यूज करूंगा। E is directly proportional to concentration of oxidized form over concentration of the reduced form, ये होता है E। और इक्वेशंस में हमेशा रिडक्शन की टर्म्स में जो इक्वेशन होती है उनमें लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है, राइट हैंड साइड पे रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो बेटा जरा ये बताओ कि OH इक्वेशन वन में OH ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है या रिड्यूस्ड फॉर्म है? टाइप करके बताएं जरा, इक्वेशन 1 देखें। इक्वेशन 1 में OH अगर राइट साइड पर है तो रिड्यूस फॉर्म है, और अगर OH लेफ्ट साइड पर है तो ऑक्सीडाइज फॉर्म है। तो OH किस साइड पर है इक्वेशन 1 में? इक्वेशन साइड में वो राइट साइड पर है, ये रहा, राइट साइड पर है, तो वो रिडक्शन फॉर्म है। ठीक है, रिडक्शन फॉर्म से E का ताल्लुक इनवर्स बनता है, रिडक्शन फॉर्म का E से इनवर्स ताल्लुक बनता है। तो अगर आप OH को बढ़ाएंगे तो आपका E इलेक्ट्रोड कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी आपकी वैल्यू, लेस पॉजिटिव हो जाएगी। सेकंड में भी यही आंसर है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में भी OH कहाँ है? इक्वेशन के राइट साइड पर है। राइट साइड पे जो चीज होती है वो रिडक्शन हो रही होती है। दोनों में आंसर सेम है। जी असफर भाई जरा माइक अनम्यूट करें। जी सर, आपने बोला ना कि लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है और राइट हैंड साइड पे रिड्यूस। ये जो आपकी इक्वेशन है ना डेटा बुकलेट में, ये जी रिडक्शन फॉर्म में लिखी हुई है। इनमें हमेशा लेफ्ट साइड पे जो चीज होगी वो ऑक्सीडाइज फॉर्म होगी, और राइट साइड पे जो चीज होगी वो रिडक्शन फॉर्म होगी। मैं इन इक्वेशंस को, इस इक्वेशंस को नहीं देख रहा, इनको मैं जरा हटा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये इक्वेशंस डेटा बुकलेट से लिए हैं, जो मैंने 1 और 2 मैंने अपने हाथ से जो लिखी है। अच्छा तो सही मैं है सर, फिर सही है इन इक्वेशंस में राइट साइड पर जो भी होगा वो रिड्यूस फॉर्म होता है, क्योंकि रिडक्शन की टर्म में लिखी होती है। इनमें हो ही रिडक्शन रही होती है, इनमें हो ही रिडक्शन रही होती है। रिडक्शन का मतलब जो भी चीज राइट साइड पे वो रिड्यूस्ड होके बना है, उससे पहले वो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज था। इस टर्म में लिखी हुई है सारी। अब हमें ई से रिलेशन पता है, ई से रिलेशन पता है आपका नर्स्ट इक्वेशन से। तो
दोनों इक्वेशंस में OH राइट साइड पर है, मतलब OH रिड्यूस फॉर्म है, तो E से दोनों इक्वेशंस के लिए OH का रिलेशन इनवर्स बनता है। और उसने बोला मैंने OH बढ़ा दिया है, अगर OH बढ़ा दिया तो E कम हो जाएगा। ये हमारा कंक्लूजन है। ठीक है, तो ये आप यहाँ लिखोगे कि लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड राइट हैंड इलेक्ट्रोड दोनों में वैल्यू नेगेटिव कम हो जाएगी। अब उसने जो फ्रेजेस दिए हैं उन फ्रेजेस पे जरा गौर करते हैं, फ्रेजेस क्या हैं, हमें कौन सा फ्रेज सूटेबल लग रहा है। पहला फ्रेज है, क्या हमारी वैल्यू मोर पॉजिटिव हुई है? नहीं, ये नहीं है। क्या हमारी वैल्यू मोर नेगेटिव हुई है? यस। अब मोर नेगेटिव लिखेंगे, वी आर गोइंग टू यूज मोर नेगेटिव। ये बात सबको समझ में आई? सर ये ओवरऑल रिएक्शन में डेटा बुकलेट से इक्वेशन लिखेंगे या ये इस वाली इक्वेशन को यूज करेंगे? ये जो दोनों इक्वेशन है डाटा बुकलेट से, इन्हीं को मर्ज करके ओवरऑल इक्वेशन बनाएंगे। ओवरऑल इक्वेशन बनाना तो मैंने आपको सिखाई थी ना क्लास में, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के बाद। जी मोर नेगेटिव समझ में आ गया सबको? सर एक चीज बताएं सर। यस। सर के नेक्स्ट इक्वेशन में वो अगर उस कंसंट्रेशन की पावर डलती है क्या? अगर नहीं जैसे कि डलती है? नहीं। नहीं। पावर नहीं डलती। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने बोला भाई डिड्यूस वेदर द ओवरऑल ई सेल इज लाइकली टू इंक्रीज और डिक्रीज। कह रहे हैं अब ये हो जाने से ओवरऑल क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल क्या फर्क पड़ेगा ई सेल के ऊपर। ठीक है, तो मैं जरा इररेलेवेंट चीजें मिटा रहा हूं ताकि आपको सिर्फ वहां फोकस करें आप जहां से डिसीजन आना है। चलें, यहाँ से आप ई सेल निकाल चुके थे पहले और आपने मुझे बोला कि आपको ई सेल समझ में आ गया कैसे निकला है। अब याद रहे कि ये एक ही बीकर है, ठीक है, जैसे सिंगल बीकर। इस एक बीकर में अगर आपने OH बढ़ा दिया तो जितना इफेक्ट उसका इस इलेक्ट्रोड पे आएगा उतना ही इफेक्ट उसका इस इलेक्ट्रोड पे आएगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह डले हैं, अलग अलग बीकर्स नहीं है, सेम बीकर है। अब आपने मुझे बताया कि दोनों वैल्यूज, ये वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो अब हम ई सेल निकाल रहे हैं और आप दोनों को कम इमेजिन करें, तो 0.4 को कम करें जरा, तो इसको मैं कम कर देता हूं, 0.39 कर दिया, कम हो गई वैल्यू, डिक्रीज हो गई। और -0.83 को कम करें, -0.83 को 0.84 कर दिया, ये भी कम हो गई वैल्यू। तो नेट चेंज क्या आया? फाइनल वैल्यू अभी भी क्या आई? 1.23 नॉट। तो नेट चेंज इज नो चेंज, इस केस में कोई चेंज नहीं आया, जबकि नई वैल्यूज आपकी कम है पहले से। ये भी मोर नेगेटिव है, दिस इज मोर नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो मोर नेगेटिव अपनी प्रीवियस वैल्यू से। जी ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, सर एक दफा रिपीट कर दें। कौन पूछ रहा है बेटा? कौन पूछ रहा है बेटा? सर एमन। अच्छा एमन बाजी, ये बताएं कि ये जो हमने सबसे पहले पार्ट में
ई सेल निकाला था यहाँ पर, ये समझ में आया आपको कैसे निकाला था? जी जी ये समझ आ गया। क्या किया हमने, बताएं जरा, टेक मी थ्रू द प्रोसेस। हमने इक्वेशन ढूंढी थी डेटा बुकलेट से, फिर उसमें से देखा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, फिर रिडक्शन माइनस ये हमें मिली, इसकी वैल्यू मिली 0.4, इसकी वैल्यू मिली -0.83। ये इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज थी, ठीक है। इन्हें हमने अप्लाई कर दिया इस तरह, और आपकी वैल्यू क्या आई ई नॉट सेल की? जी बताएं। ये आ गया था। पार्ट 2 में आपने क्या किया है? यहाँ पे पार्ट थ्री में क्या हुआ है? यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे मोर नेगेटिव और मोर नेगेटिव क्यों लिखा हुआ था? सर वो OH की कंसंट्रेशन के हिसाब से, मतलब E इनवर्स आ रहा था, इस वजह से। मोर नेगेटिव का मतलब जरा इसको इस वैल्यू को मोर नेगेटिव करके दिखाएं। इसकी मोर नेगेटिव वैल्यू क्या होगी? लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड आपने कहा ना -0.83 था, तो जरा मोर नेगेटिव करें इसको। और ये राइट हैंड इलेक्ट्रोड आपने कहा +0.4 था, इसको मोर नेगेटिव करें। कैसे होगा ये मोर नेगेटिव? जी एमन, इसका मोर नेगेटिव क्या है? यही पार्ट तो नहीं आ रहा था। 0.4 से मोर नेगेटिव वैल्यू क्या है? कोई भी वैल्यू जो 0.4 से कम है। 29। कोई भी वैल्यू जो 0.4 से कम है। सर 0.39। 0.39, 0.38, 0.37, कोई भी वैल्यू जो 0.4 से कम है, वो इससे कम पॉजिटिव या ज्यादा नेगेटिव है। तो हमने ये इमेजिन कर ली कि फर्ज करो उसकी ये वैल्यू है। अच्छा, इसको जरा मोर नेगेटिव करके बताएं। इसको हमने मोर नेगेटिव ऐसे कर लिया। अब जितना यूनिट का चेंज तुम इसमें लाई हो, उतनी यूनिट का चेंज तुम इसमें इसलिए लाना पड़ेगा क्योंकि सेम बीकर है। इट्स द सेम बीकर, सेम बीकर। दोनों में एक जितना चेंज अज्यूम करना पड़ेगा। मैंने 0.01 का चेंज यूज किया दोनों में, उन्हें मोर नेगेटिव बनाने के लिए। तो नेट चेंज मेरा नो चेंज में आ रहा है। नेट चेंज जब मैंने दोबारा से डिफरेंस निकाला, ई सेल निकाला, तो वो नो चेंज की तरफ आ रहा है। सही है सर, आ गया। अब आप लोग जो है ना ये बाकी क्वेश्चंस थोड़े से खुद से करें, ठीक है ये, और कल क्लास में करके लाइएगा। और जो प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं कराऊंगा कल। मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा इसके, ठीक है, खुद से कल क्लास में। ठीक है, ये करिएगा खुद से आज आप लोग। चलें, आज यहीं तक रखेंगे बेटा। क्वेश्चन जितने कर सकते हैं करना शुरू कर दें। अल्लाह हाफिज।